हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज सभी मित्रों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है उसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। देखिए, वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल बिजनेस और फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया या इसके अतिरिक्त कोई ऐसा टॉपिक जहां पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के बाहर कोई काम किया जा रहा, उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो वर्ल्ड बैंक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो ये सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों लिहाज से ये जो टॉपिक है, जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग बारीकी से एक एक पॉइंट पर ध्यान रखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो सबसे शुरुआत हम करेंगे इसके हिस्ट्री की, क्योंकि हिस्ट्री से इसमें कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार हिस्ट्री को उसको देखेंगे और हिस्ट्री के जो कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। देखिए, द ब्रेंटन वुड कॉन्फ्रेंस, जिसे ऑफिशियली नोन एज यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो ब्रेंटन वुड कॉन्फ्रेंस है उसे हम यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, वॉज गैदरिंग ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम 14th नेशन। 44 नेशन ने मिलकर क्या किया, इस कॉन्फ्रेंस को जुलाई 1 से लगा के 22 1994, जो ब्रेंटन वुड एक जगह है, कहाँ पे है आपकी, न्यू हैम्पशायर यूएसए, यानी कि ब्रेंटन वुड न्यू हैम्पशायर यूएसए के अंदर एक जगह है जहाँ 1944 के अंदर ये कॉन्फ्रेंस की गई। और कॉन्फ्रेंस करने के साथ साथ में क्या किया गया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लॉन्च किए गए, यानी टू एग्री अपॉन अ सीरीज ऑफ न्यू रूल्स फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मॉनेटरी ऑर्डर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। देखिए, अब इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करिए। जब दुनिया के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई थी। अब सारे देशों ने मिलके क्या किया, प्लान किया कि अब अगर इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, उठाना है, तो उसके लिए मिलके कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे जिससे क्या होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी। तो उस समय क्या हुआ कि ब्रेंटन वुड हैम्पशायर यूएसए के अंदर 1944 में 44 देशों ने मिलकर क्या किया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी ऑर्डर्स के लिए, जो कि बाद में जाके उसी के माध्यम से बाद में कुछ बड़ी बड़ी संस्थाओं का जन्म हुआ। अब उसी की देन है द टू मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ कॉन्फ्रेंस वेयर क्रिएशन, यानी कि इस ब्रेंटन वुड कॉन्फ्रेंस से दो बड़े संस्थान का जन्म हुआ। पहला जो संस्थान जिसका नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम IBRD बोलते हैं, जो बाद में जाके वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना गया। और दूसरी संस्था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो यानी कि जो आपका ये ब्रेंटन वुड कमीशन है, कॉन्फ्रेंस है, इसकी वजह से दो संस्थाओं का जन्म हुआ, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी दो संस्थानों का जन्म हुआ। किसकी वजह से हुआ, ब्रेंटन वुड कमीशन की वजह से हुआ। ब्रेंटन वुड कॉन्फ्रेंस, सॉरी, ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था ब्रेंटन वुड हैम्पशायर यूएसए के अंदर। कब हुआ था ये, 1944 में। मेंबर कंट्रीज उस टाइम कितनी थी, 44 मेंबर कंट्रीज ने मिलकर इसे स्टार्ट किया था। इससे संबंधित कुछ बातों को और समझेंगे। फाउंडेड इन 1944 द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी IBRD जो है 1944 में इस्टेब्लिश हुआ और बाद में इसे IBRD को वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना गया। हैज़ एक्सपेंडेड टू क्लोजली एसोसिएट ग्रुप ऑफ 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 बड़े संस्थान हैं, उन संस्थानों में से जो IBRD है एक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो 5 संस्थानों का एक समूह है, एक हेड ग्रुप है, जिसमें IBRD उसका एक पार्ट है और IBRD को हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। ओरिजिनली इट्स लोन हेल्प्ड रिबिल्ड कंट्रीज डिवोस्टेड बाय सेकेंड वर्ल्ड वार। कहा गया कि जो ये बेसिकली बनाया गया था, इसका पर्पज़ ये था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, जिसमें दुनिया की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई थी, तो उनको क्या करना, दोबारा फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना, फिर से डेवलप करना, ताकि देश, जो सारी दुनिया के जो देश हैं वो ग्रोथ करना स्टार्ट करें। अब बेसिकली पर्पज़ क्या था, इसमें क्या क्या चीज़ों पर फोकस किया गया था। पहला फोकस क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, डैम्स, इलेक्ट्रिक ग्रिड हो गया, इरिगेशन सिस्टम हो गया, रोड्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़, ये सब फैसिलिटीज़ जो थी वो डेवलप करने का बेसिक पर्पज़ था आपका और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, इसीलिए दो संस्थानों को बनाया गया। अब देखिए, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो इसमें 5 बड़े संस्थानों का जन्म, 5 बड़े संस्थान हैं इस ग्रुप के अंदर, उनको एक एक करके देखिएगा।
सबसे पहला IBRD, जिसे हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। ये फॉर्म हुआ था 1994 को और इसे बाद में वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना गया। और अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, ये एक बड़ा संस्थान है जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है दुनिया को डेवलप करने में। अब हम बात करेंगे सेकंड ऑर्गेनाइजेशन की, वो है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC। ये इस्टेब्लिश हुआ 1956 में। इसका काम क्या है, विद फाउंडिंग ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इन 1956 द इंस्टीट्यूशन बिकम एबल टू लेंड प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये क्या करता है, वहाँ की जो प्राइवेट कंपनीज और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के, उन्हें ये फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी IFC जो है, जो हमारे दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो प्राइवेट कंपनी, डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो प्राइवेट कंपनीज़ या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें ये लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। अब हम बात करेंगे IDA की, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये फॉर्म हुआ था 1960 के अंदर और इसका बेसिकली काम क्या है, जो हमारे देश की, दुनिया की जो पुअर कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में क्या करना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बेसिकली वहाँ पे लाना, यानी कि शिफ्ट टूवर्ड द इरेक्डेक्शन ऑफ पॉवर्टी बिकमिंग द बैंक ग्रुप्स प्राइमरी गोल। यानी कि जो गरीब देश हैं उन गरीब देशों के अंदर जो गरीबी है उसको ख़त्म करना या उसे कम करना एक कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप था उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव था। तो IDA ने क्या किया कि उन गरीबी को दूर करने के लिए अलग अलग तरीके की स्कीम्स लाया और जिससे उसको काफ़ी हद तक कम करने में हेल्प हुई। अब चौथी जो संस्था है आपकी वो है ICSID, यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। 1966 के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई। इसका बेसिक पर्पस क्या था कि जब हम दुनिया में अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं, कुछ मैटर क्रिएट हो सकते हैं, तो उन सारे मैटर्स को क्या करना, शॉर्ट आउट करना, ये इसका बेसिक पर्पस था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो पांचवी संस्थान है वो है MIGA, जिसे हम बोलते हैं मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। यानी कि जब हम ये 1988 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ। इसका बेसिक पर्पस क्या था कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कई तरीके की रिस्क होती हैं। तो जो पॉलिटिकल रिस्क है आपकी, वॉर वगैरह होने के अंतर, यानी कि युद्ध हो जाए अगर, तो उसमें जो पॉलिटिकल रिस्क है उस रिस्क से आपको बचाने का काम करता है। तो ये 5 संस्थान आपने देखें, एक बार फिर से इन्हें रिपीट करें आप। IBRD इस्टेब्लिश हुआ 1944 के अंदर, IFC इस्टेब्लिश हुआ 1956 में, IDA इस्टेब्लिश हुआ 1960 में और ICSID इस्टेब्लिश हुआ 1966 में और MIGA इस्टेब्लिश हुआ 1988 में। कभी कभी मैचिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही ज़रूरी था ये आपके लिए। अब देखेंगे कुछ फैक्ट्स हैं, बहुत ही ध्यान से देखना है। करंट टाइम में, अभी वर्तमान समय में जिम योंग किम जो है करंटली प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के। तो कभी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए करंट अफेयर्स में वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है, तो जिम योंग किम इसके अभी वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं। करंटली 173 मेंबर्स, करंटली द मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज़ 189 एंड जो 189 मेंबर हैं वो IBRD के हैं और 173 जो हैं आपके वो IDA के हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के कितने मेंबर हैं, 173। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो MIGA, IFC और ICID ये क्या है, वर्ल्ड बैंक को मैनेज करने का काम करते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, वो करीब 10,000 से ज़्यादा का इसमें स्टाफ है जो ऑल ओवर वर्ल्ड काम करता है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है ब्रेटन वुड कमेटी के थ्रू 1944 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये सब चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे एक बार इनको फैक्ट्स को दोबारा फिर से रिपीट कर लिया गया। अब बात करेंगे इसके हम स्ट्रक्चर की। वर्ल्ड बैंक का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके अंदर होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एडवाइजरी कमेटी, लोन कमेटी, प्रेसिडेंट एंड अदर स्टाफ मेंबर। एक बार फिर रिपीट करें, बोर्ड ऑफ गवर्नर, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एडवाइजरी कमेटी, लोन कमेटी, प्रेसिडेंट एंड अदर स्टाफ मेंबर्स। इस 5 तरीके के इसके अंदर मेंबर्स होते हैं। अब थोड़ा सा इनसे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन। ऑल द पावर ऑफ बैंक्स आर वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ गवर्नर। बैंक की जो पावर होती हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर के हाथों में होती हैं, विच इज़ द सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी। यानी कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं, बैंक से रिलेटेड सारी पावर उनके पास होती हैं और बैंक से जुड़ी जो भी बड़ी पॉलिसीज़ बनती हैं वो यही लोग बनाते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर कंसिस्ट ऑफ 1 गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है उसके अंदर कौन होता है,
एक गवर्नर होता है, एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट होता है, जिनका अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए किया जाता है और इनका अपॉइंटमेंट जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं सब करती हैं। जो मेन गवर्नर है वो मीटिंग को हेल्ड करने के लिए होता है, और जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट होता है वो तब हेल्ड करता है जब मेन गवर्नमेंट अब्सेंट होता है। ईच गवर्नर हैज़ वोटिंग राइट, ईच गवर्नर हैज़ वोटिंग पावर विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट विच इज़ रिप्रेजेंट। यानी जितने भी गवर्नर हैं उन्हें एक वोटिंग पावर होती है, वो क्या करते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो देश को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ तमाम तरीके की सलाह मशवरे में भी अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। इसके अलावा हम बात करें बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव जो मेंबर होते हैं उसके अंदर 21 मेंबर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव के अंदर कितने मेंबर होंगे, 21 का जो फंडा है उसको समझिए। 6 ऑफ देम अपॉइंटेड बाय द 6 लार्जेस्ट शेयर होल्डर। जो 6 मेंबर होते हैं वो जो दुनिया के 6 बड़े देश हैं वहाँ से हैं। पहला बड़ा देश यूएसए, यूके, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, जापान और इंडिया। यानी यूएसए, यूके, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, जापान और इंडिया 21 में से 6 मेंबर तो यहाँ से हैं, इन 6 देशों में से। बाकी जो 15 मेंबर हैं वो बाकी जो रिमेनिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से लिए गए हैं। अब क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा सकता है कि जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव के 21 मेंबर होते हैं उसमें भारत उसके जो 6 मेंबर्स हैं वो किन देशों में से सम्मिलित हैं, किन देशों में से अपॉइंट होते हैं। तो आपके पास यूएसए, यूके, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, जापान, इंडिया नाम होगा। ये पूछा जा सकता है कि जो 6 मेंबर कंट्रीज़, जो 6 मेंबर्स होते हैं बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के, उसमें भारत से होते हैं या नहीं होते हैं। तो कई तरीके से क्वेश्चन यहाँ एराइज हो सकता है। नेक्स्ट देखिए आगे, ईच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होल्ड द वोटिंग पावर इन प्रोपोर्शन ऑफ शेयर हेल्ड बाय गवर्नमेंट। यानी जितने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं उनके पास वोटिंग पावर उतनी होती है जितनी उनकी देश की सरकारों ने शेयर को होल्ड कर रखा है। द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीट रेगुलरली वंस अ मंथ। ये लोग क्या करते हैं, हर महीने मिलते हैं, इनकी एक मीटिंग होती है जिसमें क्या करते हैं, जो बैंक की रेगुलर वर्किंग है उससे संबंधित वार्तालाप करते हैं लोग, उससे संबंधित डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें, द प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक इज़ अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो बैंक का प्रेसिडेंट है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर नहीं अपॉइंट करते हैं, वो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, और ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक। जो आपका प्रेसिडेंट होगा वो बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। बैंक की जो डे टू डे एक्टिविटी होंगी उनसे संबंधित ये सारी पावर इसके पास होंगी, और एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट करेगा। यही जो अब एडवाइजरी कमेटी होगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करते हैं। इसके बाद देखें तो एडवाइजरी कमेटी में 7 मेंबर होते हैं हु आर एक्सपेक्ट इन डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बैंकिंग। वो अलग अलग जगह रहते हैं, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक के जो ऑब्जेक्टिव हैं, पहला इसका ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल टू इट्स मेंबर नेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिकन्स्ट्रक्शन के लिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक शॉर्ट टर्म कैपिटल नहीं देता, ये हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर इसका फंक्शन देखें तो हम नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें तो इट हेल्प इन इंड्यूसिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल, इम्प्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंसिंग ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। यानी क्या करता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल देता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करता है, और जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसे बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। यानी जो गरीब देश हैं उन्हें बेहतर बनने की कोशिश करता है। इट आल्सो हेल्प प्रोवाइडिंग गारंटी अगेंस्ट लोन्स गारंटेड टू लार्ज एंड स्मॉल यूनिट। लोन होना चाहिए था यहाँ पे, जो लार्ज और स्मॉल यूनिट को जो लोन दिया जाता है उनकी एक गारंटी प्रोवाइड करने का भी काम करता है। दैट मीन्स कि अगर आप किसी देश के अंदर कोई लोन दे रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो उसकी गारंटी आपको ये प्रोवाइड करेगा कि पैसा आपका डूबेगा नहीं। नेक्स्ट अगर आप देखें, इट इंश्योर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर इम्प्लीमेंटेड। यानी अलग अलग तरीके के ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करता है, साथ ही साथ बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी रहती है, और वर्ल्ड वार वगैरह ना हो इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके का माहौल बनाने की कोशिश जो है वो वर्ल्ड बैंक करता है, और समय समय पर नई नई गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है जिससे कोई आपसी मतभेद क्रिएट ना हो। इट प्रमोट कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर मेंबर नेशंस बाय प्रोवाइडिंग गारंटी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। यानी कैपिटल इन्वेस्ट, अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई तरीके की इसकी स्कीम्स हैं जिनके माध्यम से गरीब जो रिचेस्ट कंट्रीज़ हैं वो गरीब देशों में अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का काम करती हैं। इसके अलावा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अवेलेबल प्रोवाइड्स द गारंटी ऑफ IBRD प्रोवाइड लोन एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़।
यानी कुछ कंडीशंस पे ये प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जिससे लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि जो अदर मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। अब देखिए कुछ फंक्शंस हैं इसके। तो इसका पहला फंक्शन आपका है, इट हेल्प द वॉर डिवास्टेड कंट्री बाय गारंटिंग लोन फॉर रिकंस्ट्रक्शन। देखिए वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ, दुनिया के सारे देशों की स्थिति खराब हुई, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए इसने लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। दे प्रोवाइड एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द बैंक पुअर कंट्रीज, इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी वर्ल्ड वार के बाद इसने क्या किया, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया, पॉवर्टी को कम किया और लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया। तो ये काम किसका है, वर्ल्ड बैंक का। नेक्स्ट देखें, इट हेल्प्स इन अंडर डेवलप्ड कंट्री बाय गारंटिंग डेवलपमेंट लोन, गारंटिंग डेवलपमेंट लोन्स। जो गरीब देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन्हें डेवलपमेंट लोन प्रोवाइड कराता है ताकि वो अपने यहाँ की सुविधाओं को बेहतर कर सकें और अपने देश को ग्रोथ करा सकें। नेक्स्ट अगर आप देखें इसका जो फंक्शन है, इट प्रोवाइड लोन्स टू वेरियस गवर्नमेंट फॉर इरीगेशन, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, हेल्थ एंड एजुकेशन। यानी इरीगेशन, सिंचाई, पानी की जो सप्लाई है आपकी, हेल्थ और एजुकेशन, अलग अलग मामलों के लिए भी ये लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर आप देखें, इट प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन बाय गारंटिंग लोन। यानी ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए भी बढ़ावा देता है ताकि एफडीआई बढ़े, क्योंकि एफडीआई बढ़ेगा तो जो पुअर कंट्रीज़ होंगी वहाँ पे कैपिटल के इश्यूज़ कम हो जाएंगे। इट आल्सो प्रोवाइड इकोनॉमिक, मॉनेटरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू मेंबर कंट्रीज़ फॉर एनी देयर प्रोजेक्ट्स। यानी ये इकोनॉमिकली, मॉनेटरी और टेक्निकल एडवाइस भी देता है अपनी मेंबर कंट्रीज़ को ताकि ये अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को बेहतर कर सके। और इट इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ बाय इंट्रोड्यूसिंग वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म। यानी ये अलग अलग इकोनॉमिक रिफॉर्म को भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि दुनिया के जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका भी ग्रोथ पॉसिबल हो पा रहा है। तो आईएमएफ अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था। इससे जुड़ी हुई जो बेसिक की ज़रूरतें हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें आपको इस लेक्चर में प्रोवाइड की गई। उम्मीद है कि आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। तो जो भी डाउट्स आपका अभी तक रह गया हो, आप उसे कमेंट सेक्शन में हमें पूछें, और उम्मीद है कि आपको उस क्वेश्चन का जवाब आपको टाइम से दिया जाएगा। आपने बेशकीमती समय दिया इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।